हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्मा वर्ल्ड पॉइंट पे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेके आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट। ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। बात करें यूरिया की, तो यूरिया की खोज किसने की थी? तो वॉलर ने की थी यूरिया की खोज। ठीक है, यूरिया का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? वॉलर ने निर्माण किया था। और ये पहला कार्बनिक पदार्थ था, प्रथम कार्बनिक यौगिक था जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। ठीक है, प्रथम कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन या फिर पॉलीथिलीन। पॉलीथीन जो होती है उसी को प्लास्टिक बोला जाता है। तो उससे कौन सी गैस निकलती है? पॉलीथिलीन गैस निकलती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4 का की पावर n। ठीक है, ये होता है पॉलीथिलीन का फॉर्मूला। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय तथा कॉफी का संगठक कैफीन है जो मूत्रवर्धक होता है। मृदु पेयों यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल हड्डियों तथा दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है। हमारे पोषण में एस्कॉर्बिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापक है। तो देखिए, चाय तथा कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ये बात सही है। जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये बात भी सही है। और जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है वो हड्डियों दांतों के लिए आवश्यक होता है, ये बात भी सही है। ये चौथी बात क्या है? ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? देखिए, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? आंवला। तो स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सबसे ज्यादा उपयोगी होगा? तो आंवला ही सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? देखिए इसके ऑप्शन, जूनागढ़, भीतरी, नासिक या फिर सांची। तो जो जूनागढ़ का अभिलेख है वो का संबंध किससे है? रुद्रदामन प्रथम से जूनागढ़ का अभिलेख का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो जो तक्षशिला है वो किन नदियों के बीच में स्थित था? तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। बात करें तक्षशिला की, तो इस जो शहर है इसका निर्माण करवाया था भरत ने। और भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा था? तक्षशिला रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? नालंदा। ठीक है, कौन सा केंद्र था? नालंदा केंद्र था। इसका निर्माण किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था कुमार गुप्त ने। ठीक है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी है? विशाखदत्त की। जिसमें किसका वर्णन है? जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उल्लेख है किसका, कौन सी पुस्तक में? विशाखदत्त में। और यदि बात करें कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, और कलड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। और बाणभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। बोध गया में क्या हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो लुम्बिनी है वहां पर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे के प्रश्न देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक या प्रथम शासक कौन था? तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। रजिया कौन थी? रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी, प्रथम महिला शासिका थी। और ये इल्तुतमिश की बेटी भी थी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो वो थी आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? तो 1866 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
क्वेश्चन दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन भी क्या किया था? आजाद हिंद फौज का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो ये सेडलर आयोग था वो कब आया था या कब नियुक्त किया गया था भारत में? तो वो 1917 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे जोन दे रखे हैं एक तरफ दे रखा है मुख्यालय, आपको मैच करना है। ठीक है, मतलब आपको बताना है इनमें कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में, ये सही है आपका। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में, ये आपका गलत है। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, ये भी सही है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर, ये भी आपका सही है। तो जो दक्षिण पूर्व रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी आपका कोलकाता में ही पड़ता है, कोलकाता में। ठीक है, गार्डन रिच एक जगह है वहाँ पे कोलकाता में, वहाँ पे पड़ता है इसका दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? जो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान है वो किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन दिया है एक तरफ सूची है वन वन्यजीव अभयारण्य की, दूसरी सूची है आपकी समीपवर्ती नगर की, आपको इसमें मेल कराना है। तो देखिए चंद्रप्रभा जो राष्ट्रीय आपका वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है? वो आपका पड़ेगा आपका वाराणसी में। ठीक है, और कलेरा है वन्य जीव अभयारण्य वो कहाँ पड़ेगा आपका? वो पड़ेगा आपका झांसी में। और जयसमंद है ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा आपका उदयपुर। जो नाहरगढ़ है वो कहाँ पड़ेगा आपका? जयपुर में। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 5, 1। देखिए ऑप्शन किसमें सही है आपका? ये ऑप्शन नंबर सी में आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा नहीं है इनमें? तो इनमें आपका जो कोचीन है, कोचीन जो है आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। बाकी मुंबई, चेन्नई और विशाखापट्टनम कैसे हैं आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं। खादर मिट्टी पाई जाती है। खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जो बाढ़ का पानी होता है उसके बाद में जो मिट्टी बनती है वो आपकी खादर की मिट्टी कहलाती है। तो इसमें जो बाढ़ के मैदान होते हैं उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादर मिट्टी पाई जाती है और ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट देखिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात चोक जलप्रपात ये कहाँ पर है? ये आपका किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका शरावती नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पुनर्लिखित किया जा सकता है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की क्रिया दी गई है। ठीक है, ये दोनों ही कथन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एकदम सही। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो आपका जो पहला कथन है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जबकि दूसरा वाला क्या है आपका? सही। तो केवल बी जो ऑप्शन है उसमें केवल दो वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जबकि जो पहली बात है वो आपके डीपीएसपी में इसका उल्लेख है। ठीक है, यानी राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें इसका उल्लेख दे रखा है। आपसे बोला कोई उपबंध नहीं है, लेकिन ये आपकी बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। जबकि डीपीएसपी में इसका क्या है? उल्लेख दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो जब भारत में की न्याय पद्धति में पीआईएल लाया गया था उस समय भारत के जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? पीएन भगवती। ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें सदस्यों की संख्या थी 7। और संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट देखिए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म तिथि का क्या जन्म तिथि की डेट क्या है? तो वो डेट है आपकी 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया था। तो देखिए दोनों कथन क्या इसमें गलत है, ना तो एक और ना तो दो, क्योंकि जो लागत मूल्य है ये आपका 23 फसलों के लिए लागू हुआ है, यानी जो कृषि और लागत कीमत आयोग है ये 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है। और जो केंद्रीय उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, तो ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है इसको कौन करता है? एनडीसी। एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको क्या करता है? इसका अनुमोदन करता है, यानी इसने क्या किया? इसको आरंभ किया है। तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना में पहली बार सेक्स वर्करों को भिखारी की बजाय एक वर्ग माना गया, जिसकी कुछ जनजातियों की जनगणना रात में की जाती है क्योंकि दिन में उनका एक ठिकाना नहीं होता है। तो ये बात क्या है? दोनों ही सही बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन की बुनाई के लिए। कालीन के लिए तो मिर्जापुर और भदोही प्रसिद्ध है। ठीक है, कांच के लिए फिरोजाबाद हो जाएगा। पित्तल के लिए क्या हो जाएगा? कन्नौज। एक ही ऑप्शन बचेगा आपका हाथ की छपाई के लिए, तो इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? फर्रुखाबाद जिला। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये जो योजना है वो लागू की गई थी 1992 में, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको जोत वही भी कहा जाता है। ठीक है, किसान भाई के लीजिए या फिर जोत वही, जो वर्तमान में लागू नहीं है। इसमें क्या होता है? इसमें जमीन का सारा विवरण होता है किसी किसान का, जब जितने पास उसके पास भूमि है, यानी कृषि योग्य भूमि, उसका सारा विवरण किसमें होता था? तो उसमें जोत वही में ही होता था। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलेंगे? तो लकड़ी के खिलौने मिलते हैं आपके वाराणसी में। स्टील का सामान कहाँ मिलेगा? मेरठ में। पीतल की मूर्तियां कहाँ मिलेंगी आपकी? तो ये मिलेगी मथुरा में। और दिया सिलाई कहाँ मिलेगी आपकी? बरेली में। यानी कि 3142, 3142 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? वो आपका लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट देखिए, काटने एवं जलाने वाली कृषि स्लैश एंड वन कल्टीवेशन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको झूम कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं झूम कृषि। इसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? वनों की कटाई होती है, भूमि कटाव भी होता है और पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। यानी ये सारी क्या होते हैं? परिणाम स्वरूप ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। भारतीय संविधान में 1935 अधिनियम से कितने प्रावधान लिए गए थे? लगभग 60% भाग लिया गया था भारतीय संविधान में, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था उससे। तो 60% का लगभग मतलब होता है 2/3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एनीथिंग बट खामोश निम्न में से किसकी कृति है? एनीथिंग बट खामोश निम्न में से किसकी कृति है? तो देख, आपने सुना होगा खामोश वर्ड किसके लिए यूज होता है? तो शत्रुघ्न सिन्हा का फेमस डायलॉग है खामोश, तो उनकी ही क्या है? कृति है। कौन सी? एनीथिंग बट खामोश। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो उत्तर प्रदेश की जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है उसमें कौन सा देश आता है? तो उसमें नेपाल देश आता है। उत्तर प्रदेश में औसतन सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, 29 अक्टूबर 2018 को किस अफ्रीकी देश ने सॉवरेन ब्लू बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश बनने की उपाधि हासिल की थी? तो वो देश कौन सा था? तो वो देश था आपका मोजाम्बिक। कौन सा था? ऑप्शन बी, मोजाम्बिक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका पड़ता है लंदन में। पेरिस में किसका मुख्यालय है? पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में इसका यूएन का मुख्यालय है, यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर? शिमला, देहरादून, रुड़की और लखनऊ। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये था आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।